नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथ ही में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, यानी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपने इस कानून का नाम कई बार सुना होगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा फेमस और कंट्रोवर्शियल कानून, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रासुका, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आपने इस कानून का नाम जरूर सुना होगा आज से 2 साल पहले, जब कोरोना काल चल रहा था। तो क्योंकि उस समय सरकार ने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है कि वो स्वास्थ्य अधिकारियों पर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर अगर हमला करता है, किसी भी तरह का उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगा दिया जाएगा। यानी कि उसके व्यक्ति के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो इस कानून के तहत होगी। तो जानते हैं पूरा कानून, आखिर ये कानून क्यों है इस तरह से, क्यों चर्चा में रहता है और अभी फिलहाल ये क्यों चर्चा में है, और उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम इसको क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय हड़ताल चल रही है, इस समय स्ट्राइक चल रहे हैं, इस समय धरना दे रहे हैं। कौन? जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस समय धरना दे रहे हैं। और उन इस धरने के संदर्भ में यहां पर बात कही है सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति अगर इस धरने के दौरान किसी भी तरह के पब्लिक डिसऑर्डर का कारण बनता है, अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, अव्यवस्था क्रिएट करता है, तो यहां पर सरकार उस व्यक्ति के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है जो इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर पब्लिक डिसऑर्डर यानी कि सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आखिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आखिर है क्या। तो ये अधिनियम जो है, ये कानून है 1980 का कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के जुर्म करने से पहले, अगर आपको अंदेशा है कि ये जो व्यक्ति है ये जुर्म कर सकता है, ये किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को अंदेशा होने पर ही आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको आप कैद में रख सकते हैं। यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जुर्म होने से बचाना है, इसलिए आपने उस व्यक्ति को जुर्म करने से पहले ही आपको, क्योंकि अंदेशा है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के पीछे जो ग्राउंड है, जो कारण है, वो क्या है? वो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ऐसी इजाजत, ऐसी अनुमति आपको, ये जो कानून जुर्म करने से पहले आपको गिरफ्तार करना है, ऐसी अनुमति कहां से मिलती है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपको यह अनुमति देता है। और क्या संविधान इसके बारे में, क्या संविधान इस चीज को रोकता है? क्या ये चीज संविधान से, संविधान के नजरिए से देखें तो क्या ये जायज है कि कोई व्यक्ति अगर जुर्म करने वाला है तो जुर्म होने से पहले ही आप उसको गिरफ्तार कर लें? क्योंकि सजा तो जुर्म होने के बाद दी जाती है। अगर कोई जुर्म करता है तो सजा आप दे सकते हैं, लेकिन जुर्म करने से पहले ही अगर आप उसे, अंदेशा होने पर आप उसे गिरफ्तार कर ले, तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? तो संविधान का जो आर्टिकल 22 है, संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, ये अलाउ करता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बना सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बना सकते हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी भी व्यक्ति को जुर्म करने से पहले रोकता है, तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है, किसी भी व्यक्ति की आजादी के ऊपर एक तरह से रोक लगाता है। ठीक है, और संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार दोनों को ही इजाजत देता है कि राज्य और केंद्र सरकार इस पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, दोनों ही सरकारें इस पर एम्पावर्ड है। ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही राज्य और केंद्र सरकारें इस पर कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, और NSA वही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ठीक है, या फिर अगर कोई सप्लाई, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उनकी सप्लाई बाधित करने की कोशिश करता है, जैसे कि जलापूर्ति, जैसे कि बिजली आपूर्ति, जैसे कि फूड आपूर्ति, जैसे कि आप खाने की, अनाज की आपूर्ति करें, तो इस प्रकार की चीजों में भी अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है, एसेंशियल सप्लाईज में अगर बाधा डालता है, तो भी आप उस पर इस तरह के कानून बनाकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
अब यहां पर थोड़ी सी और बातें जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इसके अंदर जो मैक्सिमम पीरियड है, किसी भी व्यक्ति को अंदेशा होने पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो सवाल उठता है कितने समय तक आप उसको गिरफ्तार करके रख सकते हैं। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति को आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आप उसको डिटेन कर सकते हैं। दोस्तों अब आप सोचिए कि जुर्म हुआ नहीं है, हो सकता है, उसके लिए आप किसी को 12 महीने तक आप पहले ही उसको कैद में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कड़ा कानून है। 12 महीने तक आप उसको जेल में रख सकते हैं, और मतलब कैद में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो समय सीमा है 12 महीने की, 1 साल की, ये जो समय सीमा है ये बढ़ाई जा सकती है इन केस अगर सरकार को यहां पर आपके खिलाफ या फिर जो व्यक्ति है जुर्म करने वाला है उसके खिलाफ अगर फ्रेश एविडेंसेस, अगर और ज्यादा सबूत मिल जाते हैं तो 12 महीने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है इस कानून के तहत, उसको 5 दिनों तक हो सकता है कि ये आधार भी ना बताए जाएं कि वो गिरफ्तार आखिर क्यों हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो नहीं बताए जा सकते 5 दिनों तक। 5 दिनों तक हो सकता है कि आपको वो यही ना पता चले कि आपका जुर्म आखिर क्या है। और इन अलग से जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, ठीक है, इसके अलावा ये समय सीमा 5 दिन की जो है 10 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर कोई क्रूशियल केस है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसको ये भी नहीं बताया जाएगा 5 दिन तक कि आप क्यों गिरफ्तार हुए हैं, और ये सीमा 10 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। जबकि सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी जो है इस बात की अनुमति नहीं देता। सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी का वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना होगा। उसके अलावा यहां पर सेक्शन 56 और 76 जो है सीआरपीसी का, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में आपको उस व्यक्ति की पेशी करनी होगी, ठीक है, कोर्ट के आगे, ठीक है। कोर्ट के आगे आपको उस व्यक्ति की मजिस्ट्रेट के आगे पेशी करनी होगी। यानी कि अगर सरकार इस कानून के तहत गिरफ्तारी करती है तो 24 घंटे में आपको उस व्यक्ति को कोर्ट यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका के आगे आपको उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा, उस व्यक्ति को प्रेजेंट करना होगा। इसका मतलब है चेक और बैलेंसेस यहां पर सीआरपीसी बताता है। जबकि अगर आप देखें यहां पर 12 महीने तक आप कैद में रख सकते हैं, साथ में ग्राउंड्स भी नहीं बताए जाएंगे। तो ये जो 24 घंटे में आपको कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करना है, जुडिशरी के आगे व्यक्ति को प्रोड्यूस करना है, ये क्लॉज भी आपको एनएसए में नहीं मिलता, ठीक है। यानी कि 12 महीने तक आपको कैद भी कर सकते हैं और कोर्ट के आगे प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि एनएसए को और भी ज्यादा कड़ा कानून बनाता है वो ये कि इसके अंदर आपको वकील करने की भी इजाजत नहीं मिलती है, ठीक है। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको सरकार के द्वारा गठित किया गया एक बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड, उसके आगे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सरकार के एडवाइजरी बोर्ड के आगे प्रेजेंट किया जाता है, ना कि जुडिशरी के आगे आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप इस एडवाइजरी बोर्ड के आगे आपको प्रेजेंट किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसको एनएसए के अंदर डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति को इजाजत नहीं होती कि वो वकील हायर कर सके, एडवोकेट अपने लिए खड़ा कर सके। जबकि संविधान के आर्टिकल 22 के अंदर यहां पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, डिटेन करते हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति को आप रोकें कि वो अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि अधिवक्ता, एडवोकेट अपने लिए ले सकता है। उस व्यक्ति को राइट है कि एक वकील उसके लिए जरूर हो, जो कि यहां पर एनएसए के अंदर आपको सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि आप जुडिशरी के आगे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। आप किसके आगे प्रेजेंट होते हैं? गवर्नमेंट के ही एक एडवाइजरी बोर्ड के आगे। यानी कि जुडिशरी का यहां पर इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिखता। तो चेक और बैलेंस का बड़ा मसला है एनएसए के कानून को जहां तक लेने की बात है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यहां पर यह है कि अगर इस कानून का मिसयूज हो, इस कानून के अंदर कितनी गिरफ्तारियां हो रही है, इसका डेटा भी आपको आसानी से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। इस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन उसका किया जाता है, तो यहां पर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, एनसीआरबी जो है, इंडिया में होने वाले जो क्राइम्स हैं उनका डेटा बनाती है कि भाई महिलाओं के अगेंस्ट कितना क्राइम इंडिया के अंदर होता है, बच्चों के अगेंस्ट कितना होता है, किस एरिया में क्राइम ज्यादा होता है, एफआईआर कहां पर ज्यादा दर्ज होती है, कितनी सुनवाई होती है। इस तरह का जो रिकॉर्ड है क्राइम से रिलेटेड, ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो,
इसको मेंटेन करता है। और जब एफआईआर ही नहीं होगी तो एनसीआरबी के पास डेटा कैसे जाएगा? तो यहां पर बड़ा मसला है कि भाई एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है, तो इसीलिए जो अपराध इसके अंदर जितने भी एनएसए के अंदर आप जितने भी गिरफ्तारियां करते हैं, जहां जहां पर आप एनएसए को लागू करेंगे उसका डेटा एनसीआरबी के पास नहीं जाएगा। तो करेक्ट डेटा भी पब्लिक डोमेन में जब नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसे कानूनों का मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूर है ऐसे कानून, लेकिन पॉलिटिकल मिसयूज ना हो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कई सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है। अभी हमने देखा कि कैसे यहां पर जुडिशियरी का इन्वॉल्वमेंट इस कानून के तहत, जुडिशरी का जो इन्वॉल्वमेंट है किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी में, उसको बाहर कर दिया जाता है। न्याय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मामला मुद्दा न्यायपालिका तक पहुंचे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जुडिशरी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कहा गया है। कई सारे क्रिटिक्स इसको इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट आपको यहां पर नहीं दिखता। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा मुद्दा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट न्यूज में था। उत्तर प्रदेश को यहां पर खासतौर पर लेकर, क्योंकि वहां पर धरना चल रहा है बिजली कर्मचारियों का, और इसीलिए यहां पर ये डिस्कस करना जरूरी था। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आप यहां पर इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।